आपकी तरफ आती हूँ हमाद साहब, कानूनी मामलात पर आपकी गहरी नजर है, जरा मुझे बताइएगा ये कमिश्नर का किरदार क्या है इलेक्शन में? जी बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। हमें किरदार पे जाने से पहले ये भी देख लेना चाहिए कि आखिर उनकी स्टेटमेंट है क्या, और अगर उसको हम थोड़ा सा समझ पाएं, उसको तोड़ के समझ पाएं कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे थे। इस स्टेटमेंट के बेसिकली दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये समझा जाए कि उन्होंने अपने हद तक कन्फेशन किया है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। इसके बारे में तो कोई खास इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। यहां पर तक तो हमें क्लियर हो गया कि एक शख्स ने अपने बारे में कन्फेशन कर लिया। लेकिन इस बात का जो दूसरा हिस्सा है और जो ज्यादा अहम है और जो इंक्वायरी तलब हिस्सा है वो ये है कि क्या उनकी कोशिश कामयाब हुई है, क्या उनके जो अफसरान थे आरओज, डीआरओज और जो कि अदरवाइज एसीज हैं और डीसीज हैं जो उनके मातहत हैं अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ सर्विस में, क्या उन्होंने उनकी बात मानी भी है या नहीं मानी। और तीसरा नतीजा जो कि और भी इंपॉर्टेंट है वो ये देखना कि क्या कोई फेक वोट्स डाले गए हैं, क्या कोई लीड्स चेंज की गई है या नहीं की गई। इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, लेकिन इंक्वायरी से पहले हमें किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाना चाहिए। ना ही हमें इस शख्स के बारे में जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है उनके बारे में कोई हमें राय कायम कर लेनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आ रही हैं, एक सियासी जमात उसका ताल्लुक दूसरी सियासी जमात से जोड़ रही है और दूसरी जमात फिर पहले जमात के पास वापस भेज रही है कि ये उनके आंखों के तारा थे। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त गैर अहम हो जाती हैं। बेहतर बयानात, सियासी बयानात ये आने चाहिए थे कि इस मामले की इंक्वायरी करा ली जाए और इसके बारे में इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सामने आ जाएगा। अब जो आपका सवाल है कि कमिश्नर साहब किस हद तक रेलिवेंट है, तो उसके लिए हमें इलेक्शन एक्ट की तरफ जाना पड़ेगा कि इलेक्शन ऑफिशियल्स को, इलेक्शन एक्ट में कौन से इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। सबसे पहले तो कमीशन के अपने जितने भी अफसरान हैं उनको कहा गया है इलेक्शन ऑफिशियल्स, वो इस पूरे मामले में, इस पूरे सर्कल में इन्वॉल्व रहते हैं। फिर उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की एक टर्म यूज की गई है जो कि इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आरओज हैं, उसके बाद आरओज आते हैं, फिर एआरओज आते हैं। मैं पहले इन तीनों का रोल वाज़िया कर देता हूं कि ये तीनों क्या करते हैं क्या नहीं करते। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर एक आरओ के उसके अंदर जितने मामलात हैं उसका जवाब दे आरओ होगा। अब लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आती हैं, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को डीआरओ का रोल दे दिया जाता है कि वो उनको ऊपर बैठ के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सुपरवाइज कर रहा होगा। तीसरी टर्म जो एआरओज की आती है वो सबऑर्डिनेट एक हेल्पिंग स्टाफ के तौर पे आरओज के साथ काम करते हैं। साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आते हैं जो कि हमने देखा कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट से आते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से भी ले लिए जाते हैं। फिर पोलिंग ऑफिसर आ जाता है, पोलिंग ऑफिसर आ जाता है जो कि उस दिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर सारी एक्टिविटीज की देखभाल कर रहा होता है, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक कर रहा होता है और ये वोट डलवा रहा होता है, उनकी लिस्ट में नाम निकाल रहा होता है। इसके साथ साथ इलेक्शन एजेंट्स भी हैं और साथ ही पोलिंग एजेंट्स भी हैं। ये उस कैंडिडेट का स्टाफ होता है, लेकिन इसको इलेक्शन ऑफिशियल्स में ये तो आपने पूरा एक मुझे नेटवर्क बता दिया ना जो मिलकर काम किया जाता है। इसमें कमिश्नर के रोल पर मैं इस पर स्पेसिफिकली बात करना चाह रही हूं, तो मैं चाहूंगी एहतिशाम साहब जरा आप भी रोशनी डालिएगा। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, जो इलेक्शन ऑफिशियल्स मैंने आपको उंगलियों पे गिनवा दिए हैं, उसके अंदर कमिश्नर कोई नहीं है। लेकिन कमिश्नर का रोल अदरवाइज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि डिप्टी कमिश्नर भी और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी, ये तमाम लोगों की एसीआरस जो है वो कमिश्नर ही ने लिखनी होती हैं। तो ये कह देना ठीक है जी, एसीआरस कमिश्नर नहीं लिखनी होती हैं, दैट मींस कि उनका भी कनेक्शन बन गया, नहीं आते तो उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी बात बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। लेकिन डायरेक्टली इस सर्कल में उनका कोई रोल नहीं है और वो कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। हाँ, इनडायरेक्टली अगर कर सकते हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। ठीक है जी। जी एहतिशाम साहब आपकी राय इस पर क्या है? उन्होंने बताया कि जी वैसे ऐसे डायरेक्टली तो रोल नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रोल है सर्कल में, भले वो उस तरह से नहीं है जो कि ऑन ग्राउंड काम कर रहे होते हैं। देखिए मेरे भाई ने बड़ा कानूनी पहलू बड़ा अच्छी तरह से सहरिश बता दिया है। बुनियादी सवाल यही है कि हमारे डीआरओज और आरओज और निचला जो भी स्टाफ होता है क्या वो कमिश्नर के अंडर है कि इलेक्शन कमीशन के अंडर है? तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के अंडर है। इस हवाले से
कि अपना कमिश्नर साहब का कोई रोल नहीं बनता। मेरा आपसे जानने का मकसद ये है कि वो तो इन्होंने सारा समझा दिया कि किस तरह से ये लोग लेयर किस तरह से है और ये काम हो रहा होता है, लेकिन भले वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कनेक्शन तो है, तो इन्फ्लुएंस तो इंसान किसी भी तरीके से यानी कि डाल सकता है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, अब असल कहानी आप सुने मुझसे सैरिश, दिल पे हाथ रख के मैं आपको बताता हूँ। देखिए सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक सवाल पूछा ये जाना चाहिए कि जी वो शख्स जो 12 तारीख को रिटायर होने वाला था और जिसका 5 दिन पहले अमेरिका का मल्टीपल वीजा लगा है, तो कह रहा था जी मैं रात को मुझे ख्याल आया कि मैं खुदकुशी कर लूं और सुबह मैंने सोचा कि मैं ना करूं, वो 10 दिन उनका ज़मीर नहीं जागा और 10 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि जी मुझसे ये हुआ, मुझे फांसी लगाएं, फलाना करें। और चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व है, उसके बाद जनाब इलेक्शन कमिश्नर भी इन्वॉल्व है और फौज ने काम सही किया है। देखिए ये वो बात है, कोई मानने के लिए तैयार। असल बात यह है कि सवाल है कि जी स्टेज पे प्रोवोकेशन क्या थी। देखिए अब जो ताने बाने मिल रहे हैं ना, कुछ हकीकतें ऐसी हैं जिसको इररिफ्यूटेबल है। मसलन 2019 में इनका कैरियर शुरू होता है, ये तहसीलदार से शुरू होते थे और फिर उसके बाद 2020 में इनको जब पीटीआई की हुकूमत थी तो बुज़दार साहब ने इनको टाउन प्लानिंग का डीजी लगाया वहाँ पे टाउन प्लानिंग एजेंसी लाहौर में। फिर 2020 में बुज़दार साहब ने इनको हाउसिंग सेक्रेटरी हाउसिंग लगाया, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग साउथ पंजाब में। फिर ये 2021 तक इस यहीं पे बैठे रहे, यही करते रहे और इस दौरान इन्होंने बुज़दार साहब ने उनको अपने इलाके डीजी खान में इनको कमिश्नर में लगाया था। तो अब ये देखें उनकी जो बहू हैं वो बरतानी नज़ाद हैं और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के जब वहाँ होते थे तो उनके घर के सामने जलसे जुलूस में वो बहुत एक्टिव होती थी। तो सवाल ये है कि ताने बाने तो उनके सीधे सीधे मिल रहे हैं कि पीटीआई के साथ ताल्लुकात इनके सामने आ रहे हैं। अब आ जाए कि जी इसके बाद क्या होना चाहिए। देखें सैरिश, इतना दलेरी के साथ झूठ बोला जा रहा है और यकीन करें कि कुछ समझ नहीं आती। मैं आप लेटेस्ट एक और मिसाल देता हूँ। अभी देखें चंद दिन से कहानी चल रही थी कि जी बानी पीटीआई को पहले शायद शमशाद मिर्जा साहब पहले जॉइंट चेयरमैन और फिर उसके बाद आज हमारे एक और साहब हैं, दोस्त मुझे नहीं समझती, काफ़ी कम है और हमारे प्रोफेशन के लेटर एंटेंट हैं, उन्होंने दावा किया है कि नहीं जी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ साहब लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर उनको मिले हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने कहा ये क्या है। मैंने फिर ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैंने फिर GH को में एक टॉफ अपने सीनियर आदमी से बात की। मैंने कहा यार ये क्या हकीकत है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। ये जो तारीखें बता रहे हैं, उन दिनों एक वर्ल्ड डिफेंस शो हो रहा है सऊदी अरब में हो रहा था जहाँ पे जॉइंट चेयरमैन भी अब्बास दस्तगीर साहब भी गए हुए थे। अब्बास दस्तगीर का नाम लिया गया, ही इज अ वेरी ऑनरेबल जनरल और वो इतने कमिटेड और प्रोफेशनल आदमी है कि उनके बारे में कोई बात नहीं करता। अब ये कि वो क्या छोटी छोटी बात पे फौज के अदारे का हर बंदा आके तरदीद करे। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ और उन्होंने कहा कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। और दूसरा, हमारे यहाँ माजरत के साथ अखबार नवीसों में बात बन गई कि 1-on-1 मीटिंग में बैठ के वो किसी दो बंदों की मुलाकात होती तो पूरी कहानी लिख देते हैं। देखें कितनी अफसोसनाक बात है सैरिश, अपने $2-4 के लिए भी लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं। यही आप देख लें, अब पीटीआई ने ये काम शुरू हुआ, ये कमिश्नर साहब वाला अमेरिका से शुरू हुआ। चलिए आपका पॉइंट आ गया, मैं जाहिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब देखिए किरदार कमिश्नर का क्या था वो भी वाजे हो गया कि एसएच को डायरेक्टली लिंक नहीं है। फिर जो सियासी वाबस्तगियां हैं वो पूरा हाल अहवाल बता दिया एहतशाम साहब ने। आपके ख्याल में अब होना क्या चाहिए? देखिए एक सीधा सा मामला है और वो ये है कि अगर एक बंदे ने इल्जाम लगाया है, झूठ है सच है, वो एक अलग कंसिडरेशन है। मेरे ख्याल में अगर इतना 21 ग्रेड का अफसर है और इतनी पावर के साथ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसकी, उसको पता है उसकी पावर क्या है और उसने अगर इल्जाम लगा दिया किसी पे तो शायद उसका एक इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और मेरी तो राय ये, अगर कमिश्नर साहब झूठ बोल रहे हैं तो सजा इनको मिलनी चाहिए और अगर वो सच बोल रहे हैं तो इंक्वायरी उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है इलेक्शन। दूसरा, इसमें एक चीज बड़ी अजीबोगरीब है, हम तमाम लोग बड़े ओपिनियटेड होके किसी एफिलिएशन पे बात करते हैं तो एक सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या उन्होंने पीछे किसी की हुकूमतों में काम नहीं किया होगा? वो PMLN की हुकूमत में भी काम करते रहे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी करते रहे, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत में करते रहे। फिर इनमें से जो ब्यूरोक्रेट्स इन सियासी जमातों को नवाजते हैं, उनके काम करते हैं, उनके लिए करप्शंस करते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, तो जाहिर बात है कि वो उस रैकेट के अंदर ही काम होता है। तो इसमें तो कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है कि एफिलिएशन किसके साथ है। जो मेरे ज़हन में सवाल आता है कि बिल्कुल एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और सजा वाकई मिलनी चाहिए। अगर किसी ने झूठ बोला है या उसने सच भी बोला है तो उसकी भी इंक्वायरी हो। दूसरा, अभी शाम तक कह रहे थे कि जी उनका मल्टीपल वीजा लगा और वो अमेरिका जा रहे थे और साथ साथ वो रिटायर हो रहे थे।
तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर तो हमारे यहाँ हमारे अशराफिया, ब्यूरोक्रेसी और खासतौर पर जो लोग पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें करते हैं, पाकिस्तान के अंदर वो नौकरियां करते हैं, चाहे वो सरकार की हो या गैर सरकार की हो, तो उनका तो आखिरी जो एंड होता है वो जाहिर बात है ऑफशोर जिंदगी होती है। तो इससे बड़ा उनके लिए क्या इशू हो सकता था कि अगर चलिए बाद वो अमेरिका जाए। ठीक है शिराजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं अली आपकी तरफ आऊंगी। अली मुझे ये बताइएगा, वो इस वक्त पॉइंट्स को कर रही है एक इशू के ऊपर, दूसरे इशू को इम्पोर्टेंट ये है कि आप इंतखाबात को जो मुतनाज़ा बनाया जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे कमिश्नर साहब ने किया या इससे पहले आरओज ने किया। मेरे ख्याल में ये सब रिस्पॉन्सिबल है इस मुल्क के अंदर। चलिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए ना। मैं इस हवाले से कोई दो राय नहीं है कि तहकीकात होनी चाहिए, झूठ का झूठ, सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी होना बड़ा जरूरी है। अच्छा अली, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। ये बात बिल्कुल बजा है कि भाई आपको जिस वक्त आप ये फेल कर रहे थे तब आपके ज़मीर ने मलामत नहीं किया, उसके बाद आप एतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं, खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश भी कर रहे हैं, और आपको 10 दिन के बाद, और 10 दिन के बाद बिल्कुल ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई। देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कब कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, बात बड़ी सादी सी है। वो जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। वो तो एक बात कर रहे हैं, मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ। अगर इस पर कोई भी चीज़ होनी है तो उसके लिए उनको सबूत पेश करने हैं। वो जिस दिन सबूत पेश करेंगे उस दिन हम देख लेंगे कि वो सच कह रहे थे या गलत कह रहे थे। वो यहाँ तक कह रहे थे कि मैं खुदकुशी करना चाहता था, तो फिर कम से कम यही बता देते कि उनको डायरेक्टली ऑर्डर्स किसने दिए थे ये धांधली करने के। क्योंकि वो जब डायरेक्टली बता देंगे कि इस शख्स की तरफ से ऑर्डर्स आए तो उसके बाद फिर खुरा मिलना जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगी। जब तक वो कुछ सबूत देते नहीं, किस चीज़ पे कार्रवाई होगी, किस चीज़ पे बेंच बैठेगा, क्या फैक्ट फाइंडिंग होगी, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही। वो तो एक शख्स है, उन्होंने एक बात कर दी, अब क्या हो सकता है उसके बारे में। बाकी देखें, ये जो सवालिया निशान है ना इलेक्शंस के ऊपर, ये तो उठ चुका है। और इसका आप इससे हिसाब लगाएं कि आप उनकी बात कर रहे हैं कि उनको 10 दिन बाद ये याद आया है। 11 दिन के बाद आज 16 घंटे हो गए हैं, ट्विटर बंद है। मुझे नॉर्थ वेस्टर्न शिकागो के प्रोफेसर से कॉलें आ रही हैं कि आर यू गाइज ऑल राइट, वी हैव हर्ड दैट ट्विटर इज नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान। उनको हमें बताना पड़ रहा है कि नहीं इट्स अ रूटीन थिंग, ये यहाँ पे होता रहता है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ पे जो ये हुक्मरान तबका है, ये जो भी लोग इस मुल्क को चलाते हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि ये कितनी अजीब सी चीज़ है। वो जिस तरह रॉबर्ट मर्डॉक की थी ना, वो सक्सेशन में अपने बच्चों को कहता है कि आई लव यू गाइज बट यू आर नॉट सीरियस पीपल। सो द थिंग इज कि इनको किसी को बताएं, ये जो मुल्क चलाते हैं, कि वी लव यू बट प्लीज एक्ट एज इफ यू आर सीरियस पीपल। बिल्कुल आपने वजह फरमाया अली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक जो क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सहरे से कहना चाह रहा हूँ कि सारी डिस्कशन का मुद्दा ये होना चाहिए कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जी आप इतनी बात कर रहे हैं, कोई एक सबूत, कोई एक एविडेंस तो दें। और चीफ जस्टिस साहब, काजी साहब ने भी कहा कि जी अब फैसला किया गया था कि जी इस पे खुद नोटिस लिया जाएगा, नहीं लिया गया। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि भाई कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई चीज है, हम इसके ऊपर कार्रवाई करें। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चट्टा साहब ने कोई बात नहीं की। बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चंस अवाम के ज़हनों में हैं। शायद मतलब हम क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दे देते। अब ये तो जाहिर बात इंक्वायरी होगी, जुडिशियल होती है या उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, सारी चीजें सामने होंगी। तो ये बड़ा, हम तो बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में चीजों को बड़ा स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। और एक बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्या वाकई हम समझते हैं कि 2024 के इलेक्शन बड़े कमिश्नर साहब ने कौन कैसी नई बात बताई है? वो तो तमाम सियासी जमातें कह रही है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है। अली आफ्ताब भी कुछ कहना चाह रहे हैं जाहिर साहब जी। हाँ, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी ताने बाने जोड़े जा रहे हैं कि उनका ताल्लुक इससे था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में इतना काम किया या फलाने ने उसको ये किया, एक बड़ी सादी सी चीज़ सबको नज़र नहीं आ रही कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई जब नून लीग ने ये कहा कि अच्छा चलो ठीक है, फिर हम भी फेडरल में गवर्नमेंट नहीं बनाते। ये उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या ये टाइमिंग किसी के जहन में है? ये एक पॉइंट रेस किया है, इस पर हम बिल्कुल बात करेंगे। अवाद साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, 2 से 3 लाइंस मैं भी ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जी बिल्कुल। एक बात की जा रही है कि इनका वीजा आ गया था और उसको भी एक कलरेबल तरीके से देखा जा रहा है।
उस पे अब लेकिन है ये एक मफरूजा, उसका जवाब ये हो सकता है कि इस आदमी के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था कि वो फ्लाइट लेके अमेरिका चला जाता और वहां से जाके ये बात ऐसा बयान दे देता, कम से कम उसको पुलिस अपने आप को पुलिस कस्टडी में ना देना पड़ता। दूसरी बात, जो दिनों का जिक्र किया जा रहा है कि 10 से 11 दिन के बाद इसका ज़मीर जागा है, उसके बारे में मैं एक कानूनी नुक्ता नजर आपके सामने रख दूं कि क्राइम रिपोर्ट करने की कोई लिमिटेशन नहीं होती, और ये एक क्रिमिनल नेचर की एक्यूजेशन जो उन्होंने लगाई है, उसकी रिपोर्ट करने की कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो 9 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 माह बाद लगाएं। दूसरी बात ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात एक हो रही है कि कोई एक्शनेबल चीज सामने नहीं आई। इस पूरे मुल्क की किस्मत का सवाल इस पे उठा दिया गया है। देखिए, ये कोई आम अली कोई केस नहीं है कि आप 10 दिन के बाद बोलें या 100 दिन के बाद बोलें। मतलब इस मुल्क में इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो चुका है कि हुकूमतें नहीं बन पा रही, सारी दुनिया आपको देख रही है, और आपने 10 दिन खामोश है, आपने इतनी बड़ी बात कही थी। मेरा ख्याल है आम क्राइम के छोड़ने इसी वजह से बिल्कुल इस पर की बात हो रही है। तो शाम साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी जो अली आफ्ताब ने पॉइंट रेज किया है ना कि जब नून लीग की तरफ से कहा गया कि जी हम फेडरल में हुकूमत नहीं बना रहे, तो उसके बाद ही क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पर ये पेंडोरा बॉक्स खुला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।